ईबे जो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है और इसमें जो सबसे पहला प्रोडक्ट बिका था वो एक टूटा हुआ लेजर पॉइंटर था और जिसने उसे खरीदा था वो उस टूटी हुई चीज को खरीद के भी बहुत ज्यादा खुश था। पता है क्यों? अगर आप नहीं जानते तो आपको ये तो जरूर पता होगा कि इंडिया में फ्लिपकार्ट और अमेजॉन के आने से बहुत पहले ईबे आ चुका था, लेकिन आज ईबे का इंडिया में नामो निशान भी नहीं है, लेकिन फ्लिपकार्ट और अमेजॉन मार्केट में लीडर बन चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ और दोस्तों वो कौन से रीजन थे जिनकी वजह से दुनिया के सेकंड लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इंडियन मार्केट को छोड़ना पड़ा? क्या ईबे के बिजनेस मॉडल में प्रॉब्लम थी? अगर हाँ तो वो बाहर के देशों में सक्सेसफुल क्यों है, समझने की कोशिश करेंगे आज के वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए ये वीडियो आप कहां से देख रहे हैं ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। दोस्तों साल था 1995, लेबर डे का दिन था। एक 28 साल का कैलिफोर्नियन कंप्यूटर प्रोग्रामर अपना वीकेंड एंजॉय कर रहा था, जो कि एप्पल की एक सब्सिडरी कंपनी क्लारिश में काम किया करता था। वो पिछले कुछ टाइम से कुछ रिसर्च कर रहा था और उसने एक चीज ऑब्जर्व की कि मार्केट में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स तो अवेलेबल हैं, जैसे कि अमेजॉन, बोस्टन कंप्यूटर एक्सचेंज वगैरह वगैरह। अब इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी कि जो बिजनेसमैन थे वही इन पे एज अ सेलर सामान सेल कर सकते थे, लेकिन आम लोगों का क्या? उनके लिए तो कोई भी प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं था जिसपे वो अपने सामान को सेल कर सके। और किसी भी सामान को फिक्स प्राइस में क्यों बेचा जाए? ऑक्शन करके भी तो बेचा जा सकता है। जो भी ज्यादा प्राइस पे करने के लिए तैयार होगा सामान उसे मिल जाएगा। सो यहीं से उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना एक वेबसाइट बनाई जाए जिसपे कोई भी अपना सामान बेच सके और वो भी ऑक्शन के थ्रू। सो उसने एक ऐसी वेबसाइट बना डाली और उसका नाम रखा ऑक्शन वेब। अब दोस्तों वेबसाइट बनाने के बाद बेचने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए ही था, तो उसके पास एक पुराना टूटा हुआ लेजर पॉइंटर था, तो उसने उसका फोटो खींचकर अपलोड कर दिया और डिस्क्रिप्शन में लिख दिया कि ये टूटा हुआ है। शुरुआत में तो लगभग एक हफ्ते तक उस वेबसाइट पे कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई। सो उसको लगा कि उसका ये जो आइडिया है उतना अच्छा है नहीं, क्योंकि उसे कोई खास रिस्पॉन्स तो मिला नहीं। सो उसने वेबसाइट को बार बार देखना छोड़ दिया और अपने काम में लग गया। फिर 3-4 दिन बाद जब उसको टाइम मिला तो उसने सोचा चलो एक बार फिर से वेबसाइट पे जाके कुछ काम किया जाए। और जब उसने वेबसाइट पे विजिट किया तो देखा बहुत सारे लोगों ने उस लेजर पॉइंटर को खरीदने के लिए बिडिंग किया हुआ था और एक आदमी तो ऐसा था जो $14.83 देने के लिए तैयार था। सो यही डिसाइड हो गया कि उसी आदमी को ये लेजर पॉइंटर बेच दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों फिर उसके मन में ख्याल आया कि कहीं उस आदमी ने उस लेजर पॉइंटर के लिए गलती से बोली तो नहीं लगा दी। सो उसने कंफर्म करने के लिए उस आदमी को फोन लगाया और उसे बताया कि जो लेजर पॉइंटर आप खरीदना चाहते हैं वो पहले से टूटा हुआ है। तो उस आदमी ने कहा मुझे पता है और मैं टूटे हुए लेजर पॉइंटर को कलेक्ट करता हूं, इससे मुझे अच्छा लगता है क्योंकि ये मेरा एक शौक है। सो दोस्तों ये जो स्टोरी मैंने आपको बताई है ये ईबे की रियल स्टोरी है और जिसने उस वेबसाइट को बनाया था उस कैलिफोर्नियन कंप्यूटर प्रोग्रामर का नाम है प्यार ओमिदियार, जो कि ईबे के फाउंडर है। सो दोस्तों धीरे धीरे ऑक्शन वेब पे ट्रैफिक बढ़ने लगा, लोग इसके थ्रू अलग अलग चीजों का ऑक्शन करने लगे और यहाँ से ओमिदियार को इस बिजनेस के अंदर पोटेंशियल नजर आया और उन्होंने जॉब छोड़कर इसी पे पूरा ध्यान देना शुरू कर दिया। एक साल के अंदर इस प्लेटफॉर्म के थ्रू $7.2 मिलियन के प्रोडक्ट सेल हो गए थे और 14 महीनों के अंदर इस ऑक्शन वेब पर 2 लाख से ज्यादा ऑक्शंस हो चुके थे। दोस्तों शायद आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ऑक्शन वेब पर लोग आम चीजों की बोली तो लगाते ही थे, लेकिन इस पर ऐसी ऐसी स्ट्रेंज चीजें भी सोल्ड हो चुकी है जिन्हें बेचने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। जैसे बॉटल के अंदर बंद भूत, हॉन्टेड रबर डक, एक ऐसी दादी जिसे उसकी 10 साल की पोती ने बेचने की कोशिश की, एक चबाया हुआ और फुलाया हुआ बबल गम जिसकी बोली लगी थी $14,000 की, और ऐसी अजीबोगरीब चीजों की बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप चाहें तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोगों के लिए एक लिंक दिया है, उस पर क्लिक करके आप सारी चीजों के बारे में पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों ऐसी चीजें बिक रही थी तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि ऑक्शन वेब को लोग कितना फ्री होकर यूज कर रहे थे और उसकी पॉपुलैरिटी क्या रही होगी। सो देखते ही देखते ऑक्शन वेब पर इतना ज्यादा ट्रैफिक आने लग गया कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर थे उन्होंने ओमिडियार को बिजनेस अकाउंट में अपग्रेड करने के लिए कह दिया। बिजनेस अकाउंट के लिए ओमिडियार को हर महीने $30 से लेकर $250 तक चार्जेस पे करने थे और अगर ट्रैफिक ज्यादा आता तो और भी ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ता था। सो इसी चीज को देखते हुए ओमिडियार ने अपने यूजर से पैसे चार्ज करने शुरू कर दिए, जिससे पहले महीने में उन्हें $1,000 की इनकम हुई और दूसरे महीने में $2,500 की, और देखते ही देखते ये अमाउंट बढ़ते गया। जैसे जैसे बिजनेस बड़ा हो रहा था इनके लिए सारी चीजों को अकेले मैनेज करना मुश्किल हो रहा था। उसके बाद में इन्होंने एम्प्लॉयज को हायर करना शुरू किया और दोस्तों धीरे धीरे ऑक्शन वेब पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आने लगा, पूरे अमेरिका में ये पॉपुलर होता गया। लेकिन दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि इसका जो नाम था ऑक्शन वेब वो थोड़ा सा अटपटा था। सो ओमिडियार ने सोचा कि नाम को चेंज करते हैं और वो नया नाम रखना चाहते थे इको बे, लेकिन इसका डोमेन अवेलेबल ही नहीं था क्योंकि ये गोल्ड माइनिंग करने वाली कंपनी ने ये नाम ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ था। सो उन्होंने इस नाम को छोटा कर दिया और यहां से नाम आया ईबे। अक्टूबर 1996 में ईबे का पहला ऑफिस ओपन हुआ हैमिल्टन एवेन्यू सेंट जॉर्ज में, जो आज ईबे कैंपस के नाम से जाना जाता है। 1997 में कंपनी को बेंचमार्क नाम की वेंचर कैपिटल फर्म से $6.7 मिलियन की फंडिंग मिली थी, जिसके बाद में ईबे ने अपनी रीच और ज्यादा बढ़ाई। वैसे दोस्तों शायद आपको ये बात सुनकर हैरानी हो कि ईबे की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में स्क्रीन के ऊपर आप ये जो गुड़िया देख पा रहे हैं इसका बहुत बड़ा हाथ है। इसे बिनी बेबीज कहते हैं। एक्चुअली 1997 में बिनी बेबीज काफी पॉपुलर हो गए थे, जिसकी वजह से ऑफलाइन मार्केट में बहुत ही मुश्किल से मिल रहे थे। सो ऐसे में जो कंपनीज बिनी बेबीज बना रही थी उन्होंने एक ऐसी वेबसाइट बनाई जिसपे लोग अपने यूज बिनी बेबीज को ट्रेड
ट्रेड कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वेबसाइट का जो इंटरफेस था वो काफी कंफ्यूजिंग था, सो लोग उसे अच्छे से यूज नहीं कर पाते थे। सो काफी सारे लोगों ने क्या किया, इसे बेचने के लिए ईबे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और देखते देखते ईबे पे बिनी बेबीज की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ गई कि ईबे पे बिकने वाले सारे प्रोडक्ट्स का 10% शेयर सिर्फ इसी से ही आने लगा। और फिर देखते ही देखते लोगों ने बिनी बेबीज के साथ साथ अलग अलग टॉयज भी ईबे के ऊपर लिस्ट करके उनको सेल करना शुरू कर दिया। 1988 आते आते कंपनी का रेवेन्यू $4.7 मिलियन हो गया। 30 एम्प्लॉइज इनके साथ काम करने लग गए और लगभग 5 लाख से ज्यादा यूजर्स इनके साथ जुड़कर ट्रेड करने लग गए थे। जिसके बाद में कंपनी ने अपना आईपीओ लॉन्च कर दिया। और दोस्तों जब ट्रैफिक बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया और लोग अलग अलग सामानों का ऑक्शन करने लगे तो कंपनी ने धीरे धीरे अलग अलग कैटेगरीज बनानी शुरू कर दी, जो आज भी आप इनकी वेबसाइट पर देख सकते हैं। फिर साल 2000 में कंपनी ने इंस्टेंट बाय वाला फीचर भी लॉन्च कर दिया, यानी कि जो लोग अपना सामान ऑक्शन में नहीं बेचना चाहते, फिक्स प्राइस पे बेचना चाहते थे, अब वो भी इस वेबसाइट पे बेच सकते थे। ठीक उसी तरह जैसे अमेज़न और दूसरे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे बेचा जा सकता था। इस सर्विस के आने के बाद में कंपनी के यूजर्स और तेजी से बढ़ने लग गए और उसके बाद में कंपनी ने अलग अलग देशों के अंदर कंपनीज को एक्वायर करना शुरू कर दिया। लगभग 40 कंपनियों को एक्वायर किया था, जिनमें पेपाल, स्काइप, upforsale.com, billpoint, half.com ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी शामिल है। फिर दोस्तों ईबे अपने बिजनेस को और ज्यादा एक्सपांड करना चाहता था, तो उनको अपॉर्चुनिटी नजर आई इंडिया में, जहां उस वक्त तक आम लोगों के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे। देखिए यहाँ पे मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहूंगा, इंडिया में ईबे से पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स तो थे, जैसे कि IndiaMart.com, FabMart, ये B2B प्लेटफॉर्म थे। यहाँ पे आम लोग डायरेक्टली कोई भी चीज मंगवा नहीं सकते थे और इसी चीज को ईबे ने नोट किया और 2005 में Bazi.com नाम की एक कंपनी को एक्वायर कर लिया और इंडिया में एंटर किया। दोस्तों Bazi.com एक मुंबई बेस्ड ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल था, जिसपे मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट सेल हुआ करते थे, लेकिन उस पे कुछ ऐसी सीरीज भी लिस्टेड थी जिनमें स्कूल स्टूडेंट्स के सेंसिटिव वीडियो क्लिप थे, जिसकी वजह से कंपनी का जो मालिक था उसको गिरफ्तार कर लिया गया और कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन खराब होने लगी। सो ऐसे में ईबे ने Bazi.com को सिर्फ $50 मिलियन देकर एक्वायर कर लिया और कंपनी का नाम चेंज करके रख दिया गया ईबे इंडिया। इंडिया के लोगों को भी ईबे इंडिया के आने से बहुत ज्यादा फायदा हुआ। देखिए बिडिंग के थ्रू लोगों को वो सामान मिल जाता था जो मोस्टली ऑफलाइन मार्केट में नहीं मिल पाता था, और जो सेलर उनको सेल कर रहे होते थे उनको भी मुंह मांगा दाम मिल जाता था। शुरुआत में ईबे ने इंडिया में अपना यूजर बेस बढ़ाने के लिए यूजर्स को पहली बार प्लेटफॉर्म यूज करने पर ₹200 का डिस्काउंट देना शुरू किया। इसके अलावा इसके ऊपर लोगों को बहुत सारे सामान के ऊपर अलग अलग प्रकार के ऑफर्स भी मिलते थे, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग ईबे के साथ जुड़ने लग गए और देखते देखते ईबे इंडिया इंडियंस का फेवरेट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बन गया। एक साल के अंदर ही इंडिया में इनके 2 मिलियन से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हो गए थे। ईबे पे ज्यादा से ज्यादा यूजर्स इसलिए भी पहुंच रहे थे क्योंकि उस वक्त फ्लिपकार्ट और अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल नहीं थे, सो लोगों के लिए ऑनलाइन शॉपिंग का बेस्ट ऑप्शन एकमात्र था ईबे। फिर 2007 में फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई और ईबे के बुरे दिन यहां से शुरू हो गए। फ्लिपकार्ट की शुरुआत बैंगलोर के सचिन बंसल और बिन्नी बंसल ने की थी, जो अमेज़न में पहले काम किया करते थे। उन्होंने देखा कि इंडिया में कोई भी अमेज़न जैसा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, और जो है भी जैसे कि ईबे, उनके बिजनेस मॉडल में भी प्रॉब्लम है, और वो सारी प्रॉब्लम्स को उन्होंने आइडेंटिफाई किया और उसके बाद में फ्लिपकार्ट को लॉन्च किया। अब दोस्तों ईबे के बिजनेस मॉडल में क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फाइंड आउट हुई होगी, उसके बारे में इसी वीडियो में आखिर में बात करेंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। सो जब फ्लिपकार्ट की शुरुआत हुई थी तो इनिशियली वो बुक सेल किया करते थे, तो ईबे को उतना ज्यादा फर्क पड़ा नहीं, लेकिन फिर 2010 में मार्केट में आ गया स्नैपडील और उसने हर कैटेगरी के प्रोडक्ट सेल करना शुरू कर दिया। सो फ्लिपकार्ट ने भी 2010 में अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्ट बेचने शुरू किए। अब धीरे धीरे ईबे को कंपटीशन मिलने लग गया, क्योंकि लोग बिडिंग प्लेटफॉर्म से इन प्लेटफॉर्म की तरफ शिफ्ट होने लगे, जहां उन्हें अच्छे ऑफर्स मिल रहे थे और साथ ही साथ में किसी भी चीज का एक फिक्स प्राइस होता था और उसके ऊपर डिस्काउंट भी मिलता था। देखिए दोस्तों, हमारे देश में एमआरपी का कॉन्सेप्ट चलता है और हर इंसान चाहता है कि जो एमआरपी है उससे भी कम प्राइस में उसको चीज मिल जाए। अब ईबे का जो बिजनेस मॉडल था वो तो ऑक्शन बेस्ड था, मतलब जो ज्यादा बोली लगाएगा उसको चीज मिल जाएगी, और हमारे देश में ऐसे लोग बहुत कम है। इसलिए जैसे ही फ्लिपकार्ट और स्नैपडील मार्केट में आए, ईबे का जो मार्केट शेयर था वो लगातार कम होने लग गया। दोस्तों अब तक तो ईबे को सिर्फ स्नैपडील और फ्लिपकार्ट से टक्कर मिल रही थी। उसके बाद में 2013 में इंडिया में अमेज़न ने एंट्री मार दी, जिसने सिर्फ ईबे का बिजनेस इफेक्ट नहीं किया बल्कि फ्लिपकार्ट और स्नैपडील को भी कड़ी टक्कर मिलने लगी। मतलब दोस्तों अमेज़न के आने के बाद में इंडिया के अंदर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के बीच में कंपटीशन शुरू हो गया। वैसे दोस्तों ईबे से लोग खुश नहीं थे, क्योंकि देखिए इनका जो बिजनेस मॉडल था उसमें यह था कि कोई भी अगर प्रोडक्ट सेल करना चाहता था तो बिना किसी डॉक्यूमेंट के भी वो सेलिंग शुरू कर सकता था। इसकी वजह से हुआ क्या, काफी सारे लोगों ने आईडी बनाए और लो क्वालिटी के प्रोडक्ट सेल करने लग गए, जिससे लोगों के साथ फ्रॉड भी होने लग गए। उसके बाद में दोस्तों ईबे को स्नैपडील की जो टीम थी और उनका जो बिजनेस मॉडल था वो बहुत ज्यादा पसंद आने लगा, इसलिए उन्होंने स्नैपडील में इन्वेस्ट करना शुरू किया। लेकिन आगे चलकर स्नैपडील के साथ भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लग गई, जैसे लोगों को मिसलीडिंग प्रोडक्ट पहुंचाना, वेयरहाउस से सामान चोरी हो जाना, सेलर्स की प्रॉपर जानकारी ना होना, कस्टमर्स को सही रिस्पॉन्स ना दे पाना, और इसी प्रकार की और बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनके साथ भी हो रही थी, जिसकी वजह से स्नैपडील और उनके इन्वेस्टर्स को लॉस होने लगा, जिनमें से एक ईबे भी था। ईबे को लगभग $61 मिलियन का लॉस हुआ था। उस वक्त फ्लिपकार्ट काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन अमेज़न जैसे बड़े जायंट को टक्कर देना उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल था।
दूसरी तरफ जो स्नैपडील था उसको भी बहुत ज्यादा लॉसेस हो रहे थे। सो उसे भी एक ऐसे पार्टनर की जरूरत थी जो उसके बिजनेस को संभालने में मदद करे। सो दोस्तों फ्लिपकार्ट और स्नैपडील दोनों मर्ज हो जाएंगे ऐसी खबरें आने लग गई थी और स्नैपडील ने 950 मिलियन डॉलर्स में फ्लिपकार्ट को अपना बिजनेस बेचने का फैसला ले लिया था। लेकिन फिर स्नैपडील की टीम ने बहुत सोच विचार किया और इस मर्जर का जो प्लान था वो कैंसिल कर दिया गया। दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि स्नैपडील अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंटली आगे बढ़ाना चाहता था, इसीलिए मर्जर नहीं हो पाया। दूसरी तरफ फ्लिपकार्ट इंडिया का जाइंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनने की पूरी कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने 3 ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनीज से लगभग 1.4 बिलियन डॉलर रेज किए थे। ये कंपनीज थी माइक्रोसॉफ्ट, टेंसेंट और ईबे। अप्रैल 2017 में ईबे ने फ्लिपकार्ट में लगभग 500 मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट किए और अपना ईबे इंडिया का जो बिजनेस था वो भी फ्लिपकार्ट को दे दिया चलाने के लिए। फ्लिपकार्ट भी ईबे के थ्रू ग्लोबल आउटसोर्सिंग करना चाहता था, लेकिन ये पार्टनरशिप सिर्फ 1 साल के अंदर ही खत्म हो गई क्योंकि फ्लिपकार्ट को वॉलमार्ट ने एक्वायर कर लिया। देखिए वॉलमार्ट इंडिया के अंदर एंट्री करना चाह रहा था जो कि डायरेक्टली पॉसिबल नहीं था, इसीलिए उसने फ्लिपकार्ट में मुंह मांगी कीमत पर मेजॉरिटी स्टेक्स खरीद लिए। सो मई 2018 में फ्लिपकार्ट ने वॉलमार्ट को अपने 77% स्टेक 16 बिलियन डॉलर्स में बेच दिए और उसके बाद में फ्लिपकार्ट ने ईबे को शट डाउन करने का फैसला ले लिया और फिर इनके बीच में जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हुई थी वो खत्म हो गई। अब दोस्तों ऐसा भी कहा जाता है कि ईबे वापस से इंडिया में रीलॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कब करेगा, कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, ये तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन उससे पहले ये समझते हैं वो कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से ईबे को इंडिया छोड़कर जाना पड़ा। सबसे पहला अर्ली मूवर डिसएडवांटेज। देखिए जब ईबे इंडिया के अंदर आया था उस टाइम पे बहुत ही कम लोग थे जिनके पास इंटरनेट था। अब जब लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं था तो लोग ऑनलाइन शॉपिंग भी नहीं करते थे। अब कोई ऑनलाइन शॉपिंग नहीं कर रहा है तो जो लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो लोग ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल भी नहीं करते थे। अब दोस्तों जरा सोचिए, अगर सेलर प्रोडक्ट सेल ही नहीं करेगा तो प्लेटफॉर्म को इनकम होगी कैसे? आज के टाइम में फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, मीशो, ये जितने भी प्लेटफॉर्म है, जब भी इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई प्रोडक्ट सेल होता है तो जो सेलर होता है उससे एक सर्टेन कमीशन दिया जाता है। अब आप खुद सोचिए, अगर सीरियस सेलर होंगे ही नहीं तो कमीशन ज्यादा जनरेट होगा नहीं, तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होंगे हो सकता है वो ज्यादा होंगे और इनका जो रेवेन्यू था वो कम होगा। तो ये एक रीजन था। इसके अलावा दूसरा सबसे मेन रीजन क्या था कि मिसलीडिंग प्रोडक्ट को सेल किया जाता था। देखिए आज के टाइम में अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, मिंत्रा, कोई भी प्लेटफॉर्म किसी भी सेलर को एनरोल करने से पहले उसके सारे डॉक्यूमेंट्स लेता है, सब कुछ वेरीफाई करता है और उसके बाद में सेलर को अप्रूवल मिलता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए। अब मान लीजिए किसी ने सारे चेक्स को पास कर लिया और उसके बाद में भी कुछ गलत हरकत कर रहा है, जैसे फोटो कुछ और दिखा रहा है, कस्टमर को भेज कुछ और रहा है, तो उस केस में प्लेटफॉर्म्स क्या करते हैं, सेलर की जो विजिबिलिटी होती है उसको कम कर देते हैं, उसको पेनलाइज करते हैं, जिसकी वजह से सेलर ऐसा काम करते नहीं है। मतलब इनके जो टर्म्स एंड कंडीशन है काफी स्ट्रिक्ट है। लेकिन ईबे के साथ ऐसा नहीं था, उनके टर्म्स एंड कंडीशन उतने ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थे, जिसकी वजह से कोई भी आसानी से आईडी बना लेता था और आईडी बनाने के बाद में वो दिखाता कुछ और था और कस्टमर को भेजता कोई और ही प्रोडक्ट था। इसके अलावा काफी सारे लोग कस्टमर्स के साथ फ्रॉड भी करने लग गए, जिसकी वजह से जो लॉयल सेलर थे उनका इमेज भी खराब होने लग गया और साथ ही साथ में जो बायर थे उनका भी ट्रस्ट जाने लगा। तो ये जो दोनों ही थे, सेलर और बायर, ये दूसरे प्लेटफॉर्म से मूव होने लग गए। तीसरा रीजन है इनका ऑक्शन मॉडल। देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारे देश में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो फिक्स प्राइस के ऊपर भी डिस्काउंट चाहते हैं और कम से कम में प्रोडक्ट को खरीदना चाहते हैं। और इनके ऑक्शन मॉडल में तो ऐसा था कि किसी भी चीज को महंगे से महंगे में भी खरीदा जा सकता है, जिसके पास जितने ज्यादा पैसे होंगे वो उतना ही महंगे में कोई भी चीज खरीद सकता है। अब ऐसे लोग हमारे देश में कम ही है, तो जब तक कस्टमर्स के पास ऑप्शंस अवेलेबल नहीं थे वो ईबे का इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उनके पास अच्छे अच्छे ऑप्शंस आ गए वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर मूव होने लग गए। अब दोस्तों मैं आपको अपना एक रियल एग्जांपल बताता हूं। 2014-2015 के आसपास की बात है। मैंने ईबे प्लेटफॉर्म से एक मोबाइल परचेस किया था। सो ऑक्सस नाम की एक कंपनी थी, उसका ऐसा ऐड आता था कि ये जो मोबाइल है उसको हथौड़े से भी नहीं तोड़ा जा सकता। सो मैं भी इंप्रेस हुआ, मैंने सोचा चलो मोबाइल बाय कर लेते हैं। अब जब मोबाइल खरीदा, मेरे घर पे जब आया तो मैंने देखा उसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस थे। सो मैंने इमीडिएटली ईबे को कांटेक्ट किया। सो उन्होंने कहा कि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, आपको सेलर से बात करनी होगी, वही आपको रिफंड दे सकते हैं या फिर प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दे सकते हैं। अब दोस्तों जरा आप खुद सोचिए, कोई सेलर सामान बेच देगा, उसके बाद में क्या वो मुझे रिफंड देगा या फिर मेरे प्रोडक्ट को रिप्लेस करेगा? वो सिंपली बोलेगा कि हमारा जो सर्विस सेंटर आप वहां पे जाइए, आपको वहां पे प्रोडक्ट ठीक करके मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों फ्लिपकार्ट और अमेजॉन में ऐसा नहीं होता है। नो क्वेश्चन आस्क्ड। अगर आपको प्रोडक्ट गलत निकला, आप सिंपली उनको बता सकते हैं, 7 डेज के अंदर आपके जो पैसे होते हैं आपको वापस मिल जाते हैं और आप जो प्रोडक्ट है उसको भेज सकते हो। तो ऐसा ऑप्शन ईबे में अवेलेबल नहीं था। सो ये भी एक रीजन बना होगा जिसकी वजह से लोग ईबे छोड़कर दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने लग गए। अब दोस्तों ये जितनी भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताई है, मैक्सिमम इंफॉर्मेशन हमने इंटरनेट से ही सर्च की है। अगर आपको इससे ज्यादा कुछ पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं वीडियो देखने के बाद कमेंट्स भी पढ़ते हैं। तो अगर आपके पास मोर इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट में अपडेट कीजिए, बहुत सारे लोगों को वो इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचानों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ।